नमस्कार दोस्तों, लीगल फर्टेनिटी में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पहले वाला लेक्चर जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड मैंने आपको बेसिक बताया था कि सिविलाइजेशन क्या होता है और कैसे कैसे ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे प्रोग्रेस करा। चाहे वो आपने बहुत सारे सिविलाइजेशन की हमने बात की थी, हमने कंपैरिजन भी किया था कि मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन हो, चाहे इजिप्ट का हो, चाहे चाइना का हो, वो किस तरीके से सिविलाइजेशन सभ्यता जो मानव की सभ्यता है वो किस तरीके से समय के हिसाब से चेंज होती गई और उस सभ्यताओं में क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो हम बेसिकली यहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसी के बारे में हम डील करते हैं। तो इंडस सिविलाइजेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, चाहे वो धोलावीरा की बात हो, चाहे वो आपके सुरकोर्जा की बात हुई हो, चाहे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की बात हुई हो, तो उनके बारे में हमने डिटेल पे अपना पहला लेक्चर लिया था। तो आशा करता हूँ कि वो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर कृपया पसंद आया हो वो लेक्चर तो जाकर उसको देखें, उससे पहले इस वाले लेक्चर को ना देखें, क्योंकि आपको जब तक बेसिक नहीं समझ में आएगा तब तक इसके फीचर इंडस वैली सिविलाइजेशन के नहीं समझ में आएंगे। सिविलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज की सभ्यता, इंसान कैसे सब होता है, क्या क्या वो किसी जिस भी जगह पे रहता है, जिस भी कल्चर पे रहता है, वो अपने को कैसे उस कल्चर के हिसाब से ढालता है, कैसे वहाँ की सोशल इकोनॉमिक परिस्थिति के हिसाब से वो अपना जीवन निर्वाहन करता है, उसी से रिलेटेड ये सारी चीजें। तो आज हम बेसिकली फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में उसके क्या क्या विशेषताएं थी, वहाँ की सोसाइटी किस तरीके की थी, वहाँ के लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, किसकी पूजा करते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, क्या वहाँ का स्कल्पचर था, क्या वहाँ का रिलीजन था, क्या वहाँ के लोग पहले भी धार्मिक थे या नहीं थे, या कि कहाँ रहते थे, किस तरीके के उनके घर थे, किस तरीके की उनकी हाउस थी, किस तरीके का वहाँ की सोसाइटी थी, कैसा सोसाइटी में क्या डिवीजन था कि नहीं था, अगर था तो क्या था, क्या खाते थे, किस तरीके की हैबिट थी, कौन सी लैंग्वेज को लोग फॉलो करते थे। तो इन्हीं के बारे में सारी चीजें, क्योंकि जब कोई भी इंसान कहीं पे सिविलाइज होगा तो उसमें हम एक चीज के ऊपर बात नहीं कर सकते कि यहाँ सिविलाइजेशन को हम एक तरीके, भाई जिस समाज में जिस तुम कल्चर में रह रहे हो, जिस परिवेश में तुम्हारा सिविलाइजेशन हुआ है, तुम्हारी मानव सभ्यता का उदय हुआ है, वहां ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि आप जिस सोसाइटी के पार्ट है वहां आप कुछ खाएं भी पिएंगे, इकोनॉमी का पार्ट भी होगा, वहां कल्चर की भी बात होगी, वहां रिलीजन की भी बात होगी, वहां और भी सारे अन्य फैक्टर होंगे। तो उन्हीं सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो वही बात है कि जैसा कि अगर मैं कहूँ तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो सिग्निफिकेंस है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो वहाँ की सबसे पहले हम स्ट्रीट देखते हैं। स्ट्रीट ये कहती है कि भाई आप ही अगर आजकल देखें जिस जगह रहते हैं वहाँ सड़कें हैं, जहाँ आप जाते हैं किसी भी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो पहले के जमाने में इतनी जो सोसाइटी थी वो एडवांस नहीं थी, ना ही इतना ज्यादा हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ही हमारी इतनी इतनी ज्यादा इकोनॉमी डेवलप थी, ना हम इतने मॉडर्न थे, ना हमारी इतनी थिंकिंग बेहतर थी। तो हम लोग का जो पहले भी लोगों के पास थोड़ी जो भी समझ थी वो उस हिसाब से अपनी चीजों को मैनेज करते थे। जैसे कि स्ट्रीट है तो वहां पे ग्रिड पैटर्न था। ग्रिड पैटर्न ये बताता था कि जो रोडें होती थी वो राइट एंगल पे कट की जाती थी। इससे क्या होता था, उनको ये पता लग पाता था कि वो इधर भी जा सकते हैं, आगे भी कौन से सामने, फिर यहाँ से जाके वो ऐसे देख लेंगे। तो इस तरीके से क्या होता था, एक रेक्टेंगुलर तरीके का उनको सारी चीजें समझ में आती थी। तो पहले के लोग भी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, अगर यहाँ पे सिग्निफिकेंस देखें तो यहाँ पे ये दिखाता है कि एक्सीलेंट नॉलेज था उनके पास मेजरमेंट करने का कि किस तरीके से एक अर्बन प्लानिंग करी जाए। जैसे कि आजकल हमारी गवर्नमेंट जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में स्मार्ट चीजों की बात करती है, चाहे हाउसिंग से रिलेटेड बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बात हो, चाहे लैंड से रिलेटेड बात हो, चाहे किस तरीके से वहां चीजों का डेवलपमेंट करना है, या जो बिल्डिंग बनानी है वो वर्टिकल बनानी है, ताकि हॉरिजॉन्टल बनाने में क्या होगा, स्पेस ज्यादा लेगा तो पॉपुलेशन क्या होगी, एडजस्ट नहीं हो पाएगी, सेटलमेंट बेहतर नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से पहले के लोग भी दिमाग रखते थे। हालांकि तब इतनी ज्यादा हमारे पास रिसोर्स नहीं थे, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती थी। तो इसी वजह से पहले भी लोगों के पास ये सारे तरीके थे। ड्रेनेज सिस्टम ये दिखाता है कि जो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब कि पहले भी पानी आने की जो व्यवस्था थी कि पानी का जल भराव ना हो, फ्लड ना आए, ये सारी चीजें ना आए, तो इससे भी थोड़ा उनको राहत मिले। तो वो लोग क्या करते थे, ब्रिक स्लैब बनाते थे, मतलब ईंटों से रिलेटेड कुछ ऐसे चीजें बना लेते थे, नाली वगैरह टाइप की या स्लैब की टाइप, जिससे कि वहां पे जो सफाई है वो आसानी से हो सके, जिससे डिसीज ना फैले और लोग मरे ना और पॉपुलेशन बेहतर तरीके से
जो वहाँ का सोशल ऑर्डर है वो चलता रहे और लोगों के अंदर एक तरीके से किस तरीके से वो किसी चीज को मैनेज कर सकते हैं और अपनी जो सोसाइटी को स्मूथली प्रोग्रेस में ला सकते हैं। तो वही चीज है, जैसे कि अगर आज के परिवेश में इस चीज को मैं लिंक करूं तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे हैं, चाहे वो स्वच्छता का प्रोग्राम रिलेटेड या स्वच्छ पखवाड़ा नाम से चला रहे हैं। जैसे कि अब तो बहुत सारी रैंकिंग आने लगी, जैसे इंदौर है उसको अभी स्वच्छ के उसमें बहुत बेहतर परिणाम दिया गया, उसकी रैंकिंग आई। तो ये क्या है, जो हम सब सफाई की बात करते हैं जिससे डिसीज ना हो और जो हमारी ह्यूमन डेमोग्राफी है, जो हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन है, उसको किसी प्रकार का सफर न करना पड़े। तो जो हमारा हेल्थ इकोसिस्टम है एक तरीके से सस्टेनेबली काम करता रहे, तो उस चीज पे हम इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। ये दिखाता है कि पहले भी लोग बहुत ज्यादा अटेंशन रखते थे साफ सफाई में, हेल्थ में, ताकि लोग मरे ना और जिंदा रहें और जो ह्यूमन डेमोग्राफी है वो सही से काम करती रहे और जो डेथ की उनकी एक दर है वो भी बढ़ सके, जिससे क्या है जो पॉपुलेशन है वो सुचारू रूप से चलती रहे और पॉपुलेशन की कमी ना हो पाए, जिससे कि जो और भी रिसोर्स है या प्रोक्रिएशन की प्रॉब्लम है उसको भी कुछ हद तक सॉल्व किया जा सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब एक वही बात है कि थोड़ा पढ़ लिए हैं तो थोड़ा मैं आप लोगों को एक बेहतर शायरी बताता हूँ कि बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल कर आए, फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। तो आशा करता हूँ कि बाहर का आज पहला दिन है, आप मजे में, कोई टेंशन नहीं लीजिए, चलिए चमन में टहल के आते हैं, जितना आप सोच सकते हैं सोचिए बेहिचक, कोई बड़ी बात नहीं है। फजा में खुशबू नई नई, अभी हम नए नए जवान है, कोई किसी बात की प्रॉब्लम नहीं है, गुलों में रंगत नई नई और लोगों में भी अपना अलग स्वैग है। तो देखा जाएगा जो होगा, कोई डरने की बात थोड़े है यहाँ पे। तो आइए वैसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो अब हम लोग हाउस की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि हाउस कहता है कि पहले भी स्टैंडर्डाइज हाउस बनाए जाते थे, उनका रेशियो देखा जाता था कि कितनी ईटा गारा लगाना है, कितने ब्रिक्स का यूज करना है, वो रेशियो लेते थे कि 1 2 4 का रेशियो वो लेके चलते थे। वो ये दिखाता था कि जो वहां के लोग थे वो मेजरमेंट का खासा ख्याल रखते थे और वेट का खासा ख्याल रखते थे। वो ये प्रेजेंस करते थे कि हाँ हम लोग जो भी चीजें बनाएंगे वो स्टैंडर्ड तरीके की होंगी, एक सिस्टमेटिक मैनर में होगी, वेट और मेजरमेंट के हिसाब से होगी, ताकि चीजें बाद में कोलैप्स ना हो। एक बेहतर हम जो सेटलमेंट कर सकते थे ह्यूमन सिविलाइजेशन का, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको पसंद आया होगा। अब डिवीजन ऑफ सोसाइटी की बात करता है। डिवीजन ऑफ सोसाइटी का मतलब होता है जिस समाज में आप रह रहे हैं वो कैसे बटी हुई है, कि कितने गरीब लोग हैं, कितने अमीर लोग हैं, कितने मिडिल क्लास के लोग हैं, कितने रिच लोग हैं, कितने पुअर लोग हैं और कितने लोग हैं जो और भी चीजों से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से सोशल ग्रुप हैं। तो उस सारी चीजों पे डिवीजन ऑफ सोसाइटी बात करती है। ये कहती है जो पहले की सोसाइटी थी वो अर्बनी सोसाइटी थी, मतलब वहां भी लोग पूरी तरीके से अर्बनाइज थे, उनकी जो थिंकिंग थी वो अर्बन अर्बन तरीके से वो सोच पाते थे। वहां भी रिच मर्चेंट थे। इसका मतलब मर्चेंट से ये समझ में आ रहा है कि पहले भी व्यापार से रिलेटेड चीजें होती थी, पुअर लेबर पहले भी काम करते थे, ये आज ही नहीं है। जो ये डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट है ये डरखाइन ने दिया था। तो डरखाइन जब सोशियोलॉजी में कभी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उस चीज के बारे में डील कराऊंगा कि डिवीजन ऑफ लेबर होने की वजह से वहां पे स्पेशलाइजेशन आया। क्योंकि जब हर चीज का डिवीजन हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपका काम क्या है, आपका काम पढ़ना है, जो एक बंदा है वो स्पेशलाइज है, वो टीचर है, वो पढ़ा रहा है। ऐसे क्या है, आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो किसान क्या है, वो स्पेशलाइज वो उस चीज को यूज करता है, जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस होता है। स्पेशलाइज लोग कौन होते हैं, जो ट्रैक्टर बना रहे हैं या कोई भी यंत्र बना रहे हैं। इसी तरीके से जो इससे क्या होता है कि इससे काम भी लोगों को मिल पाता है और इससे क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। अगर एक ही आदमी सब कुछ कर लेगा तो फिर दूसरे को नहीं मिलेगा, तो फिर जो स्किल है वो मर जाएगी। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी और जो बैलेंस बना है सोसाइटी में यूटिलिटी और प्रोडक्शन कंजम्पशन का वो भी चरमरा जाएगा। तो इस वजह से ये सारी चीजों को हम कह सकते हैं कि बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। शोइंग डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, इसका मतलब है कि पहले भी जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो मैकेनिज्म था वो बहुत ऑर्गेनाइज था, कि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई सोशल ऑर्डर मेंटेन बना रहे, कोई लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम ना है और कोई सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन या सोशल डिसबैलेंस सोसाइटी में ना क्रिएट हो, जो कहीं ना कहीं बाद में
चलकर कुछ ऐसा विध्वंस या कुछ तरीके के स्टैम्पेड या कोई ऐसी चीज क्रिएट हो जाए जिससे जो हमारी सोसाइटी की एक इक्विलिब्रियम या सोशल फैब्रिक है, या हम कह सकते हैं जो सोशल ऑर्डर मेंटेन हुआ है उसमें कुछ गलत गड़बड़ चीजें घटित हो जाएं और जो ये पूरा हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। और क्लॉथिंग की बात करें तो जो हम पहले किस तरीके के वहाँ के लोग कपड़े, ये आज से जो कपड़े नहीं चले आ रहे, ये कपड़े बहुत पहले से चले आ रहे हैं। तो ये बताते हैं कि वहाँ के लोग भी जो पहनते थे वो गारमेंट से रिलेटेड, कॉटन से रिलेटेड, ऊल से रिलेटेड चीजें पहले थी। ऐसा नहीं है कि ये चीजें जो आजकल जो मॉडर्न जमाना चल रहा है जैसे डेनिम का कपड़ा पहन रहे हैं या कुछ नए प्रकार की चीजें आ गई हैं। अब जैसे क्या है, लोग तो आजकल कपड़े भी नहीं पहनना चाहते हैं। तो पहले का जो सिविलाइजेशन था वो बहुत बेहतर शो कर रहा है। वो ये शो कर रहा है कि सारी चीजें बहुत जरूरी थी। क्लॉथिंग में जो कॉटन था और वो ऊल था वो समय के हिसाब से जैसे जैसे मौसम बदलता था उस तरीके से लोग यूज करते थे। लेकिन आजकल एडवांसमेंट के नाम पे लोग बिना कपड़े के ही घूम रहे हैं। जैसे उर्फी जावेदी को ले लो, ये सब लोग क्या है, ये जो एक्ट्रेस और इस तरीके के कह रहे हैं कि हाँ ये हमारी फ्रीडम है, ये हमारी एक तरीके से हम जिस तरीके से चाहे हमारी डिग्निटी रह सकते हैं। अरे तो आप इस तरीके से बाद में फिर दोष हो जाता है कि इस तरीके के जो एक्ट हैं अनलीगल या अनइथिकल एक्ट हो जाते हैं, उसमें दोष दूसरों को दे दिया जाता है। क्योंकि आप कोई भी चीज तभी घटित होती है जब इंसान की इंटेंशन और सबसे चीज उसके माइंड पे वो चीज इंस्ट्रक्ट करती है। अब जब आप इस तरीके से खुला चीजों का प्रचार करेंगे, चाहे वो कोई एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड चीज हो, तो उसके लिए इन सब चीजों को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो सोसाइटी वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। लेकिन जो हमारा पहले का एक कल्चर और संस्कृति और सिविलाइजेशन था वो बहुत बेहतर था। इसीलिए पहले के जमाने में जब ये सारी चीजें थी तो इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती थी। जो आज वायलेंस वुमेन्स के खिलाफ हो रहा है उसका जीता जागता यही उदाहरण है। और स्टेट भी कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। जैसा कि स्लाइवा वल्बी कहती हैं, ये जो पैट्राची वाला मामला है, मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, वो हमें जानबूझकर शुरू से ही जब से सोसाइटी चली आ रही है मेल का डोमिनेंस, और वो जानबूझकर वायलेंस वुमेन के लिए करता है। चाहे आप डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड मामले लिए दीजिए, चाहे सेक्सुअली जो मामले होते हैं हैरेसमेंट उनसे रिलेटेड मामले लीजिए, रेप ले लीजिए, या उनको बीटिंग से रिलेटेड मामले, डिसरोग के मामले ले दीजिए। ये सारी चीजें महिलाओं के खिलाफ आज से नहीं हो रही। तो ये जो डोमिनेंस है उनकी पैट्रियार्की का ये यही शो कर रहा है। तो इन सारी चीजों को अगर दूर करना है तो स्टेट को सबसे पहले तो एक सिमिलर लेजिस्लेशन, बराबर के लेजिस्लेशन और जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाने पड़ेंगे, तभी हम इन सारी चीजों को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ कंपैरिजन आप देख पा रहे हैं कि पहले की सोसाइटी कितनी ऑर्गेनाइज और वेल सेटल और एक ह्यूमन सिविलाइजेशन को किस तरीके से डील करना है उसकी बात करती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आज अगर आप देखेंगे तो कितनी सारी सिमिलरिटी अब नहीं देखने को मिल रही है। मतलब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लोग ज्यादा जो रिलीजन की तरफ जाते थे वो फंडामेंटल किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। वो चाहते हैं कि रीजन और विवेक के हिसाब से, तो इस तरीके का रीजन और विवेक ना लगाया जाए जो हमारे लिए ही हितकर न साबित हो। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो इसके बाद तो हम एक जैसा कहते हैं ना कि अगर वही है कि अगर महिलाएं अपनी स्थिति सुधारना चाहती हैं तो उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि लड़ सको दुनिया से जज्बातों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से जज्बातों में वो इज्जत चाहिए, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। तो अगर किसी से भी तुमको इज्जत चाहिए तो पहले आप अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट करिए, अपनी जो वैल्यू इथिक्स है उनको मेंटेन करिए, और जो समाज के स्टैंडर्ड है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, सोशल ऑर्डर्स है, नॉर्म्स है, उनका पालन करिए। उसके जरिए ही आपको इन सारी चीजों से, और अगर आपको इन सारी चीजों वायलेंस से निकलना है तो आप अपनी स्किल पे काम करिए, आप अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है आप अपने पैरों पे खड़ा होइए, तभी ये सारी चीजें दूर हो सकती हैं। वरना ये पैट्रियार्की आपको जीने नहीं देगी और इस तरीके के जो कांड हो रहे हैं वो हमेशा चलते रहेंगे। तो अब हम चलते हैं फूड और हैबिट की तरफ। तो पहले के लोगों का जो खाना था बड़ा सिंपल था। पहले व्हीट खाते थे, गेहूं, बारले, डेयरी दूध पीते थे, माठा पीते थे, जो कि इसका सबसे जीता जागता उदाहरण गुजरात में था। आजकल के लोग देखो, सब कुछ होने के बावजूद कोई मीट खा रहा है, कोई बकरा खा रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है,
कोई कहीं दूसरी कंट्री का मांस खा रहा है और कह रहा है कि ये बड़ा बढ़िया डाइट है, बहुत अच्छा डाइट है, और फिर भी 70 साल नहीं जीते। और पहले के बुजुर्ग देखो 100-100 साल जी रहे हैं। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं हमारे जो खान पान है उसमें समस्या हो रही है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए, और ना ही उतनी उनकी मसल्स है ना बॉडी है, जा रहे हैं जिम, 10-10 साल से जिम कर रहे हैं, पता लगा 5-10 किलो वजन बढ़ रहा है। और गांव का एक आदमी है, उसको देखो 4 फावड़े मारता है, उससे ज्यादा ताकत रखता है। तो पहले खान पान बदलिए। जरूरी नहीं है कि मीठे मांस सब कुछ है, खा रहे हैं बस मस्त दिखा रहे हैं कि हमारा सिविलाइजेशन बड़े, उससे कहते हैं ये करी है, ये फिश करी है, मटन करी है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस दे आर डूइंग क्रिएटिंग हियर? सो आई थिंक, मैं आशा करता हूं और मैं ये करता हूं कि जब तक इस धरती में जो हमारी धरती माँ है, जब तक अन्न है तब तक हमको अन्न का ही सेवन करना चाहिए। कोई ऐसी गलत चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो हमारे सिविलाइजेशन, जो हमारी संस्कृति को खराब करती है। वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे और ये जो नए नए आजकल लिविंग रिलेशन और ये सारे कॉन्सेप्ट जो आ गए हैं, ये जो सेक्सुअल फ्रीडम छूट मिल रही है, ठीक है, लेकिन अगर इसका गलत यूज किया जा रहा है तो ये भी खराब चीजें हैं। सिंडिकेट चलाए जा रहे हैं इस मामले में। तो सरकार को भी काम करना चाहिए, साथ कर जो लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पर्पिरेटर और जो विक्टिम है उसका भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। तो आशा करता हूँ कि इस तरीके की चीजें मैं जितना एक शिक्षक होने के नाते बता सकता हूँ वो यही है कि ये सारी चीजें आपके लिए बेहतर नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको, जो आपका रियल कल्चर है, उससे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आप देखिए, हम लोग ब्रिटिश का कल्चर अपना रहे हैं और ब्रिटिश और रसिया के लोग यहाँ के हरे राम जप रहे हैं। तो ये क्या है कि वो लोग जिस कल्चर के लिए हम पागल घूम रहे हैं वो उस चीज को छोड़ के, उनको पता है एक्चुअली में जो जहाँ पे पीस और शांति मिलेगी वो इंडियन कल्चर ही दे सकता है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे सूत्र और ऐसे ऐसे तरीके दिए हुए, ऐसे ऐसे शांति की चीजें दी हुई हैं कि आदमी सारे सुख भोगने के बाद मटेरियलिज्म के बाद ही स्पिरिचुअलिज्म में घुसता है। क्योंकि ऐसा मानना है कि स्पिरिचुअलिज्म का असली तुमको सुख नहीं मिल सकता जब तक तुमने मटेरियलिज्म का सुख नहीं लिया। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जैसे आ ही गया है रिलीजन, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रिलीजन में क्या होता था, पहले के लोग जो थे वो ट्री की पूजा करते थे, क्योंकि तब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। वो ऐसा मानते थे कि ये भगवान के द्वारा बनाई गई चीजें हैं और भगवान इनको धरती पे जो भी दिख रहा है वो सब अट्रैक्शन, चाहे नदी हो चाहे पहाड़ हो, उसको आदमी पूजता है, आज भी पूजता है। लेकिन अब जैसे जैसे फंडामेंटलिज्म आ रहा है, रिलीजन चेंज हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है, लोगों की थिंकिंग बदल रही, तो लोग इन सारी चीजों से निकल पा रहे हैं। वो एक रीजन और थिंकिंग और विवेक लगा रहे हैं। जैसे कि अगर इमैनुअल कांट की बात की जाए तो वो कहते हैं कि रीजन जो इंसान का है वो सबसे इम्पोर्टेंट एक रिसोर्स है, एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसके जरिए किसी भी चीज को अगर आप उसकी इंपेरिकल स्टडी करना चाहते हैं तो आप रीजन के जरिए उस चीज को पता लगा सकते हैं कि वो कितनी हद तक सही है और उसकी यूटिलिटी कितनी है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो वही बात है कि जो सेकुलर सोसाइटी की हम बात करते हैं वो सेकुलर सोसाइटी थी। मतलब सेकुलर का मतलब है ये किसी धर्म जाति विशेष पे नहीं बनी हुई थी, ये सारे धर्म को इक्वल फ्रीडम देती है रिलीजन के नाम पे कि आप जिस भी धर्म को चाहें फॉलो कर सकते हैं। जैसे आज के जमाने में, इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल है वो इसी आधार पे दिया गया है। वो कहते हैं, जैसे सार्वभौमई का केस है, वो कहता है कि सेकुलरिज्म एक बेसिक फीचर है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सेकुलरिज्म को चेंज करेंगे, जाति धर्म के नाम पे लोगों को बांटने लगेंगे, तो वो क्या होगा, जो हमारा बेसिक स्टर है वो चरमरा जाएगा, लोगों में अशांति पैदा हो जाएगी, भगदड़ हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी, और जो हमारी एक यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है उसके लिए खतरा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कोलैप्स हो जाएगी। तो किसी भी कंट्री का जो आधार बेस है वो रिलीजन नहीं हो सकता है। हमारे स्टेट में जितनी भी चीजें दी गई हैं वो इस आधार पे दी गई हैं कि हम पूरी तरीके से सेकुलर हैं, हम जो चाहें अपने हिसाब से, जो हमारे रीजन विवेक से हम उसको फिर उस फेथ को अपना सकते हैं, उस बिलीफ को अपना सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि आजान के नाम पे मुर्गा मुर्गा काटा जा रहा है, किसी की गौ माता काटी जा रही। हालांकि गौ माता नहीं है, लेकिन अगर हमारे पुरानी संस्कृति में देखा जाए या वेदा में देखा जाए तो गौ को माता ही माना गया है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। तो मैं आशा करता हूं कि ये सेकुलरिज्म नाम का जो भी इस तरीके के लोग दंगे करवाते हैं, चाहे आप
शाहीन बाग का मामला देख लीजिए, या अभी अभी जेएनयू में जो जिन्ना की मूर्ति थी उस पे बवाल मचा। तो ये जो जाति धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है, ये भी एक गलत संकेत देता है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, वो सेकुलर की बात करता है। सेकुलर का मतलब स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब स्क्रिप्ट और लैंग्वेज की बात करते हैं। आज नहीं ऐसा है कि आज हम जो इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छा मान के बैठे हैं, या ये स्क्रिप्ट फलानी स्क्रिप्ट को खगोश्री स्क्रिप्ट फलानी स्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है। पहले के जमाने भी लोगों के पास, अगर लोगों के पास लैंग्वेज ना होती तो लोग अपनी बात को कैसे आदान प्रदान करते, जान ही ना पाते कि दूसरा इंसान कौन है, उससे कैसे बात करते कि उसको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या कैसे किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे सोशल इंटरेक्शन होता, कैसे समाज आगे बढ़ता, कैसे प्रोक्रिएशन होता, कैसे लोग रिलेशन बनाते, कैसे लोगों के संबंध आगे बढ़ते। तो बिना लैंग्वेज के तो इंसान बेकार है। अब हम तुमको कहीं भेज दिया जाए ईरान में, अब तुम ईरानियन लैंग्वेज जानते ही नहीं, उर्दू लैंग्वेज जानते ही नहीं, बने खड़े रहोगे, पता लगे एक गिलास पानी की जरूरत है, आ ही नहीं रहा, मर जाओगे। क्या मतलब है, जब तक जाके खुद नहीं पियोगे या कुछ उनकी जो भी स्क्रिप्ट है उसको समझोगे नहीं। तो स्क्रिप्ट बहुत जरूरी है। इसीलिए जब एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन का जन्म हुआ तो वो ये यहाँ पे बताया गया कि जो लैंग्वेज और सिंबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सिंबल बना है कि अगर रोमन सिंबल है तो पहले हमको रोमन के बारे में पढ़ाया जाता है, उर्दू है तो हमको अलिफ बेते से के बारे में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश हमको एबीसीडी सिखाई जाती है, तभी तो हम किसी चीज को अपने थॉट प्रोसेस को दूसरे के थॉट प्रोसेस से कन्वर्ट करके जो हमारे सिमिलरिटी ऑफ थॉट्स है वो क्रिएट हो पाते हैं। वरना तो बैठे रहो दुनिया में, अगर कुछ बकोगे नहीं तो तुम्हारे ज्ञान को कौन जानेगा तुम कितने बड़े ज्ञाता हो। तो ज्ञाता बनने के लिए सबसे पहले लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है। अगर तुमको लैंग्वेज नहीं आ रही, मतलब यू आर नॉट इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड द अदर पीपल। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। लोगो सिंबल का इसीलिए महत्व है, चाहे वो कोई और साइन भी बताए जाते थे। अब जैसे साइन है कि ये गाय है, ये भैंस है, तो ये बताया जाता है। अब जैसे ये धनुष है, इस तरीके से चीजें जो होती थी, या कोई अल्फाबेटिक ऑर्डर है या कुछ और भी सारी चीजें हैं, तो इसमें एक बेट्रोफेडन नाम का जो लैंग्वेज का सिस्टम था, जिसमें लेफ्ट से राइट भी लिखा जाता था, राइट से लेफ्ट भी लिखा जाता था। तो ये सारी चीजें थी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। इससे ये समझ में आता है कि जो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट थी पहले के लोगों के लिए सिग्निफिकेंसी, क्योंकि ये कल्चर इंटीग्रेशन का पार्ट थी। कल्चर का मतलब होता है कि आपकी जिंदगी की वे क्या है, आप किस तरीके से जीना चाहते हैं, कैसे किससे बात करना चाहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या नाच गाना करते हैं, किस तरीके से आपकी फूड हैबिट है, किस तरीके से आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर आपको लैंग्वेजें नहीं पता होगी तो आप कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, कैसे खाएं पिएंगे, कैसे बताएंगे कि मुझको ये चाहिए, ये सिंबल है, ये है। तो वही बात है कि ग्रेट कल्चर इंटीग्रेशन की बात करता है। ये सिमिलैरिटी बताता है कि जो एंशियंट और तमिल में है वो कहीं ना कहीं जो स्क्रिप्ट है उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। तो अगर तमिल में और एंशियंट चीजों पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पे सिमिलर देखने को मिलेगी, क्योंकि इतिहास उन्हीं चीजों के लिए गवाह है जो चीजें एविडेंस पे दी हुई है, या वो चीजें हमको पता है। कैसे पता है, कैसे पता चलेंगी कि ये चीजें कहाँ से आई? ये चीजें या तो खोज के जरिए पता चलेंगी, या कोई साक्ष्य मिलेगा, या कोई प्रमाण मिलेगा, या कुछ और तरीके होंगे जिसके जरिए हम इन चीजों को जान पाएंगे कि हमारी भी जो कल्चर एक्सीलेंस है या कल्चर समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी है, वो आज की नहीं है, वो सदियों पुरानी है। और ये सिविलाइजेशन आज के नहीं है। बहुत सारे सिविलाइजेशन आए, लोग मरे, लोग गए, लोग यहीं पे दफन हुए, फिर नए सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। तो ये एक तरीके से रिकरिंग प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चल ही रहा है। आज जो सिविलाइजेशन है, आज से शायद 10 साल बाद और सोसाइटी एडवांस हो। इसके पहले ना टेक्नोलॉजी थी, ना इतना अर्बनाइजेशन था, ना ट्रेड कॉमर्स था, ना ग्लोबलाइजेशन था, ना एलपीजी की पॉलिसी थी, ना लोग इतने समझदार थे, ना उनके अंदर इतनी लिबरलाइजेशन थिंकिंग थी, ना इतनी उनको फ्रीडम थी, ना इनको इतना एजुकेशन था। तो ये सारी चीजें क्या थी? अब सोसाइटी जैसे जैसे मूव हो रही है, वी आर मूविंग फ्रॉम द प्रिमिटिव सोसाइटी टू मॉडर्न सोसाइटी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। बिलीफ की बात करते हैं कि एक अपना विश्वास, फिर जैसे मैंने अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताया कि बिलीफ का मतलब होता है कि आप क्या बिलीव करते हैं, क्या आपकी थिंकिंग है, क्या आपकी सोच है, क्या आप
उस चीज को किस तरीके से अपने आत्मसार करते हैं। तो वही बात है कि जैसे पहले के लोग क्या थे, फोर्सेज का, इविल फोर्सेज की बात करते थे कि यार तूफान आ गया, कोई धंस गया, कहीं कोई मर गया, कहीं बादल फट गए, कुछ हो गया, तो वो ऐसा मानते थे कि ये भगवान के द्वारा दिया गया है और भगवान ने ऐसी चीजें इस वजह से क्रिएट करनी है ताकि वो चाहता है कि वो इन सारी चीजों का विध्वंस कर सके। पहले के लोग क्या है, भूत प्रेत पे विश्वास रखते थे, जादू टोना पे क्यों, इसका एक कारण ये भी है ना कि पहले के लोग जो थे वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे।